बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 208 मुलाहिज़ा फरमाएं। खतरनाक ढलान, गाड़ी, दरिया, मेरे दिमाग में एक बार फिर धमाके होने लगे। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सर झटकने लगा, उसके साथ ही मेरे दिमाग में टेसे उठने लगी। याद करो हिम्मत सिंह, बिमला चीखी, ज़हन पर जोर दो। ओह, वो परेशान नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। कहीं तुम यादाश्त तो नहीं खो बैठे? ओ भगवान, मैं क्या करूं? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारा मुझसे ताल्लुक क्या है? मैंने कहा। सूरत-ए-हाल को समझने की कोशिश करो हिम्मत सिंह, उसका लहजा रो देने वाला था। हमने चांगली के आदमियों से 500 किलो हीरोइन छीन कर उन्हें कत्ल कर दिया था। चांगली और नागपाल दुनिया के खतरनाक तरीन आदमी हैं। वो यकीनन हमें तलाश कर रहे होंगे, और हम इन ऊंचे पहाड़ों में इस अजनबी कबीले में। और तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अगर वो लोग यहाँ पहुंच गए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। याद करो हिम्मत सिंह, याद करो। कल रात पन्नी नामी गांव से कुछ दूर हमने जंगल में उनकी गाड़ी रोकी थी, और मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। मैं जोर जोर से सर झटकने लगा, सर मिट्टी से उठने लगी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आया। मुझे तो ये भी याद नहीं आ सका कि मैं हूँ कौन। नहीं, मैंने एक बार फिर सर को झटका। मुझे कुछ याद नहीं रहा, मैं कुछ नहीं जानता। हे भगवान, मैं क्या करूँ? बिमला सर को दोनों हाथों में थाम कर रोने लगी। उसी वक्त सिम्बा उस औरत के साथ कमरे में दाखिल हुआ। औरत के हाथ में एक प्लेट थी जिसे उसने हमारे सामने रख दिया, और फिर वो बिमला के कंधे पर हाथ रखकर नरम लहजे में कुछ कहने लगी। बिमला, मैं उसकी बात तो समझ नहीं सके, लेकिन उसके हमदर्दाना लहजे से मुझे ये समझने में देर ना लगी कि वो बिमला से इज़हारे हमदर्दी कर रही थी। वो चंद में मेरे चेहरे पर नजरें जमाए रहा, फिर बिमला के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, परेशान मत हो, मामूली जख्म है, चंद रोज में ठीक हो जाएगा और फिर तुम लोग यहाँ से जा सकोगे। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते सिम्बा, हम कितनी मुसीबत में फंस चुके हैं। बिमला ने कहा, मेरा ये साथी अपनी यादाश्त खो चुका है, इसे कुछ याद नहीं रहा कि वो खुद कौन है और ये हादसा कैसे पेश आया। ओह, सिम्बा अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगा। अगर ऐसा है तो ये वाकई बड़ी खौफनाक बात होगी। मैं भी जाकर वे से बात करता हूँ, वो बहुत सियाना आदमी है, मुझे यकीन है कि वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। तुम लोग खाना खाओ, मैं वेद के पास जाता हूँ। उसने प्लेट उठाकर हम दोनों के बीच रख दी। इस प्लेट में या के बुने हुए गोश्त के टुकड़े और 2 प्यालियों में कहवा था। सिम्बा उस औरत को कुछ हदायत देता हुआ झोंपड़े से चला गया। ट्यूब नाम की वो औरत हमारे करीब 2 जानों होकर बैठ गई। वो कभी मेरी तरफ देखकर कुछ कहती और कभी बिमला की तरफ। फिर उसने कहवे की एक प्याली उठाकर बिमला की तरफ बढ़ा दी। बिमला ने उसके हाथ से प्याली ले ली। ट्यूब ने दूसरी प्याली मेरे हाथ में थमा दी। हम कहवे की चुस्कियों के साथ या का बुना हुआ गोश्त भी खाते रहे। गोश्त में हल्की सी महक थी। मैं तो बड़ी रगबत से खा रहा था, लेकिन बिमला को शायद खाने से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। साफ लग रहा था कि वो जबरदस्ती जहर मार कर रही है। प्लेट में गोश्त के 1-2 छोटे टुकड़े बच गए। खाली प्यालियां हमने प्लेट में रख दी और ट्यूब प्लेट उठाकर झोंपड़े से बाहर चली गई। जानते हो ये कौन सी जगह है और ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमें बना दी है? बिमला ने मुझे देखते हुए कहा। नहीं, मैंने बेबसी से नफी में सारी ला दिया। ये तारांग कबीला है जो पूंगा रेंज के पहाड़ों में 16,000 फुट की बुलंदी पर आबाद है। बिमला ने कहा। सिम्बा ने बताया था कि इनका कबीला सदियों से यहाँ आबाद है। ये लोग खेती बाड़ी करते और मवेशी पालते हैं। राई, जौ और कुछ चावल की फसल भी होती है। या की अफजाइशी नस्ल इनकी आमदनी का एक अहम जरिया है। ये लोग इस जानवर का दूध भी इस्तेमाल करते हैं और गोश्त भी खाते हैं। सर्द तरीन मौसम में रहने वाले ये जानवर सवारी और बार बर्दारी के काम भी आता है। साल में एक मरतबा ये लोग अपने मवेशी और राई बेचने के लिए करीबी शहरों की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ इन्हें अपने माल की कीमत अच्छी मिल जाती है। यह कबीला मुख्तलिफ टुकड़ियों में बटा हुआ है और सदियों से इन्हीं पहाड़ों में आबाद है। ये अगरचे बुद्ध के पैरोकार हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी मजहबी रवायात में बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। बुद्ध का तो अब सिर्फ लेबल ही रह गया है, वरना इनका कोई धर्म नहीं है। इनकी अपनी कुछ रवायात हैं। ये बड़े मेहमान नवाज होते हैं, मेहमान के लिए जान भी दे देते हैं। इनके यहाँ शादी की रस्म भी बड़ी दिलचस्प है। साल में एक मरतबा खुले मैदान में शादी के काबिल हर लड़की के लिए मुकाबला होता है। मुकाबले में कोई भी हिस्सा ले सकता है। जीतने वाला लड़की का हकदार बनता है। उनके यहाँ एक और दिलचस्प रस्म ये है कि ये लोग एक दूसरे की औरतें जीतने के लिए भी आपस में मुकाबले करते रहते हैं। ऐसे इनफरादी मुकाबले किसी भी वक्त हो सकते हैं और इनका फैसला बहरहाल बस्ती का मुखिया करता है। मर्द की बहादुरी और हैसियत का अंदाजा उसकी औरतों की तादाद से लगाया जाता है। किसी मर्द के पास तो कई औरतें भी हो सकती हैं, और जो अपनी वाहिद औरत भी हार जाए उसे कमजोर और बहुत गरीब समझा जाता है। लेकिन कबीले का कोई शख्स हसदो रकाबत के जज्बात से आशना नहीं है। इनकी एक और दिलचस्प रस्म यह है कि शादीशुदा मर्द आपस में अपनी बीवियों का तबादला भी कर लेते हैं। मसलन 2 मर्दों को एक दूसरे की बीवियां पसंद आ जाएं तो वो चंद रोज के लिए इनका तबादला भी कर लेते हैं। बड़ी हैरत अंगेज रस्में हैं और बुरी भी। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें क्या परेशानी है? तुम तो इनमें से नहीं लगती। तुम्हारे चेहरे के नक्श और तुम्हारा उलिया भी इनसे मुख्तलिफ है। तुम क्यों परेशान हो? बात को समझने की कोशिश करो हिम्मत सिंह, वो रूहानी आवाज में बोली। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अगर वो लोग हमें तलाश करते हुए इस तरफ आ गए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कौन लोग? मैंने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारी किसी से क्या दुश्मनी है? चांग ली के आदमी, बिमला ने कहा। उनके 2 आदमी हमारे हाथों मारे गए हैं और हमने उनके कब्जे से अरबों रुपए की हीरोइन छीन ली थी।
وہ ہیروئن تو دریا میں بہہ گئی لیکن ہم زندہ ہیں ان کے انتقام کا نشانہ بننے کے لیے۔ کون دریا میں بہہ گئی؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہیروئن، اس نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اپنے ذہن پر زور دو ہمت سنگھ، یاد کرو گزشتہ رات ہم نے کس طرح ان لوگوں سے وہ ہیروئن چھینی تھی۔ ذہن پر زور دے کر سوچو، تم کون اور سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے تم اس طرف کیوں آئے تھے؟ تم نے چانگلی کے آدمیوں سے وہ ہیروئن کیوں چھینی تھی؟ اور پھر ہم رات بھر ان پہاڑیوں میں سفر کرتے رہے، لیکن صبح ہوتے ہی ہماری کار گہرائی میں بہتے ہوئے دریا میں گر گئی اور تم۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، جس جگہ کار گری تھی وہ عمودی ڈھلان تھی اور دریا تقریباً 400 فٹ گہرائی میں بہ رہا تھا۔ تم بھی اس ڈھلان پر لڑکتے ہوئے ایک پتھر سے ٹکرا کر رک گئے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں تمہیں بچانے کے لیے ڈھلان پر اترنا چاہتی تھی، لیکن وہ عمودی ڈھلان بہت خطرناک تھی۔ میں راستے کی تلاش میں تقریباً 200 گز مزید اوپر چلی گئی اور پھر مجھے یہ بستی نظر آ گئی۔ میری چیخنے کی آواز سن کر سمبا اور بستی کے کچھ لوگ اس طرف آ گئے۔ انہوں نے تمہیں تو ڈھلان پر اتر کر بچا لیا، لیکن وہ کار وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ مایوسی اونت کر آئی تھی۔ جس جگہ کار گری تھی وہاں دریا بہت گہرا اور پانی کی رفتار بہت تیز تھی۔ کار 500 کلو ہیروئن سمیت اس گہرے تیز پانی میں غائب ہو گئی۔ سمبا اور اس کے آدمی تمہیں اٹھا کر بستی میں لے آئے۔ تم تقریباً 6 گھنٹے بعد ہوش میں آئے تھے، لیکن تمہیں کچھ یاد نہیں رہا۔ تم مجھے بھی بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ یاد کرنے کی کوشش کرو ہمت سنگھ، ذہن پر زور دو۔ اگر تمہیں کچھ یاد نہ آ سکا تو میں کیا کروں گی؟ ان اجنبی لوگوں کے بیچ کیسے زندہ رہ سکوں گی؟ یاد کرو ہمت سنگھ، ذہن پر زور دو۔ رات کو جب ہم نے جنگل میں اس گاڑی کو روکا تھا تو میرے دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ میں سامنے جھونپڑی کی دیوار پر نظریں جمائے سوچنے لگا کہ میں کون ہوں؟ بملا نام کی اس خوبصورت عورت کے ساتھ پہاڑوں میں سفر کیوں کر رہا تھا؟ لیکن میرے ذہن میں کوئی بات نہ آ سکی۔ دماغ کی نسوں میں تناؤ سا پیدا ہونے لگا۔ اندھیرے کی چادر میری آنکھوں کے سامنے پھیلنے لگی۔ میں نے سوچنا چھوڑ دیا۔ ماحول میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ اجنبی لوگوں میں گھرا ہوا میں خود اپنے آپ سے اجنبی تھا۔ میں مچھل کی کپکپاتی ہوئی لوگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ذہن میں ایک بار پھر سنسناہٹ ہونے لگی۔ اچانک دماغ کو جھٹکا سا لگا، جیسے کچھ یاد آ رہا ہو، لیکن پھر ایک دم تاریکی چھا گئی۔ کوئی بات ذہن کے تاریک گوشے سے ابھر کر سامنے آنا چاہتی تھی، لیکن ہر مرتبہ دماغ پر سوئیوں کی چبھن سی ہونے لگتی۔ میں نے گدے پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ دماغ میں کبھی بجلی کے کندے سے لپکنے لگتے اور کبھی تاریکی چھا جاتی۔ قدموں کی آہٹ سن کر میں نے آنکھیں کھول دی۔ بملا بدستور میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ آہٹ کی وہ آواز باہر سے آ رہی تھی۔ کسی کے چلنے سے چھوٹے چھوٹے پتھر لڑک رہے تھے۔ قدموں کی وہ آواز جھونپڑے کے قریب رک گئی اور پھر دروازہ کھلا اور سمبا اندر داخل ہوا۔ اس نے کندھے پر طے کیے ہوئے 4 کمبل اٹھا رکھے تھے۔ یہ کمبل خاصے موٹے اور وزنی تھے۔ اس نے 2 کمبل میرے پیروں کی طرف اور 2 دوسرے گدے پر ڈال دیے۔ اس نے سرسری انداز میں باری باری ہم دونوں کو دیکھا اور پھر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا، کچھ یاد نہیں آ رہا اسے، میری بجائے بملا نے جواب دیا۔ میں وید کو بلانے گیا تھا، سمبا نے کہا۔ وہ اپنے جھونپڑے میں نہیں ہے، پہاڑی کے اس پار دوسری بستی میں گیا ہوا ہے۔ صبح واپس آئے گا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، مکھیا کو بھی تم لوگوں کے بارے میں تشویش ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے تم لوگ کون ہو اور ان پہاڑوں میں کیا کر رہے تھے۔ بہرحال اب میں چلتا ہوں، صبح وید کو لے کر آؤں گا۔ باہر سردی بڑھ گئی ہے، کوشش کرنا کہ کسی اشد ضرورت کے بغیر رات کو جھونپڑے سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ ہمارے قبیلے کے لوگ اگرچہ بہت اچھے ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر شاید کسی کی نیت میں فتور آ جائے۔ آخری الفاظ اس نے بملا کی طرف دیکھتے ہوئے کہے۔ اسی وقت میری نظریں بھی بملا کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کا چہرہ ایک دم دھواں ہو گیا تھا، آنکھوں میں وحشت سی پھیل گئی۔ اس کے علاوہ سمبا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، رات کو اس علاقے میں جنگلی جانور بھی گھومتے رہتے ہیں، کوئی جانور خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ سمبا جیسی باہر نکلا، بملا نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ کنڈے کے ساتھ چمڑے کا ایک لمبا سا فیتا بھی لٹکا ہوا تھا۔ اس نے وہ فیتا کنڈے میں ڈال کر 2-3 بل دے کر گرا لگا دی۔ دوسری طرف کا دروازہ بھی اسی طرح بند کیا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اچانک اس طرح کپکپانے لگی تھی جیسے سردی چڑھ گئی ہو۔ میں نے اپنے پیروں کی طرف پڑے ہوئے دونوں کمبل کھول دیے اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بملا کمبل میں گھس گئی۔ اس کا بدن واضح طور پر کپکپا رہا تھا۔ میں نے باقی دونوں کمبل بھی اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے۔ صرف ایک کمبل ایسا تھا جو میں نے بھی جزوی اوڑھ رکھا تھا۔ وہ چاقو کی طرح دوری ہو کر کمبلوں میں دبکی ہوئی تھی اور پھر اچانک اس کی سسکیوں کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ بملا رو رہی تھی، لیکن میں اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ بملا روتے روتے سو گئی۔ میں نے اس پر کمبل درست کر دیے اور خود بھی کمبل لپیٹ کر اس کے قریب ہی لیٹ گیا۔ 3 فٹ کی بلندی تک جھونپڑے کی دیوار پتھروں سے بنائی گئی تھی اور اسے اوپر لکڑیاں کھڑی کر کے درختوں کی خوش شاخوں اور جھاڑیوں سے دیواریں بنائی گئی تھی۔ ان دیواروں پر اندر اور باہر کی طرف یا کی کھال ڈال دی گئی تھی اور ان کھالوں کی وجہ سے یہ جھونپڑے بارش اور ہوا سے محفوظ ہو گئے تھے۔ سمبا نے ٹھیک کہا تھا کہ رات کو سردی بڑھ جائے گی۔ جھونپڑے کے دونوں دروازے اگرچہ بند تھے، لیکن ان میں کچھ جوریاں سی رہ گئی تھی جن سے ہوا کی آمد و رفت جاری تھی، اور اس ہوا سے جھونپڑے کی فضا خاصی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے سرد خانے میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ بملا نے اگرچہ 3 کمبل اوڑے ہوئے تھے، لیکن وہ اس طرح سمٹی ہوئی تھی کہ گھٹنے پیٹ سے لگے ہوئے تھے اور کبھی کبھی تو وہ سوتے میں بھی کپکپانے لگتی۔ میں جھونپڑے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رات بھر یہی سوچتا رہا کہ میں کون ہوں۔
बिमला कौन है और मैं इसके साथ इन पहाड़ों में क्यों सफर कर रहा था। मेरे दिमाग में कभी सनसनाहट और कभी धमाके होने लगते, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। दिमाग में शदीद टेसें उठने लगी और मैं इनसे निजात हासिल करने के लिए जोर जोर से सर को झटके देने लगा। वो रात का आखिरी पहर था, हर तरफ गहरा सकूत और सन्नाटा तारी था। कमलों में दुबकी हुई बिमला के बहुत हल्के खराटों की सिवा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन अचानक एक आवाज सुनकर मैं चौंक गया। यूं लगा जैसे चंद छोटे छोटे पत्थर किसी के पैरों से टकरा कर लुढ़के हों। उसके बाद एकदम पहले जैसा सन्नाटा छा गया। मैं संभल कर बैठ के और किसी किस्म की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। 2-3 मिनट और गुजर गए, फिर सन्नाटे में वो आवाज दोबारा सुनाई थी। बिल्कुल यूं लगा जैसे जमीन पर बिखरे हुए छोटे छोटे पत्थरों पर कोई शख्स बहुत एहतियात से चलने की कोशिश कर रहा हो। मैं सांस रोके बैठा रहा। वो आवाज झोंपड़े के मशरकी दरवाजे के करीब रुक गई। एक बार फिर खामोशी छा गई। इस मर्तबा मुझे चौंक जाना पड़ा। झोंपड़े का दरवाजा आहिस्तगी से हरकत कर रहा था। दरवाजे के तख्ते में तकरीबन 1 इंच का खला था। मेरा ख्याल था कि बाहर कोई जानवर होगा जो दरवाजे के करीब आकर बैठ गया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे 2 इंसानी उंगलियां दरवाजे के उस खला में दाखिल होते देखकर मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। बाहर कोई जानवर नहीं था, इंसान था जो 2 उंगलियां दरवाजे के खला में दाखिल करके चमड़े का फीता खोलने की कोशिश कर रहा था। मेरा हाथ गैर इरादी तौर पर अपनी सीधी पिंडली पर पहुंच गया। उसके साथ ही मेरे दिमाग में धमाका हुआ और तेज सनसनाहट होने लगी, जैसे तेज आंधियां चल रही हूं। मेरे लाशूर से कोई बात उभर कर सामने आना चाहती थी, लेकिन दिमाग में सुइयों की चुभन महसूस होने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे हाथ की उंगलियां पिंडली को टटोल रही थी और फिर मैं एक झटके से सीधा होकर बैठ गया और आंखें खोल दी। मेरी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गई। वो दोनों इंसानी उंगलियां अब भी दरवाजे पर चमड़े का फीता खोलने की कोशिश कर रही थी। ए, कौन है बाहर? मैं एक झटके से उठकर दरवाजे के करीब पहुंच गया। मैंने उन दोनों उंगलियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ पीछे हट गया और फिर ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई आदमी पत्थरों पर दौड़ता हुआ दूर चला गया हो। चंद लम्हों बाद फिर सन्नाटा तारी हो गया। बिमला मेरी आवाज सुनकर जाग गई थी। क्या हुआ हिम्मत सिंह, कौन है? उसने वहशत ज़दा सी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। पता नहीं कौन था, अंदर हाथ डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा। बिमला के चेहरे पर खौफ के साए रक्स करने लगे। वो एक झटके से उठकर मेरे करीब आ गई। उसने दरवाजे पर चमड़े के फीते को मजीद गिरें लगा दी और मेरा हाथ पकड़कर दोबारा गद्दे पर आ गई। वो सर्दी और खौफ से कांप रही थी। वो मेरे साथ जुड़कर बैठ गई और तमाम कंबल ऊपर डाल दिए। कोई जानवर होगा, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। सिम्बा ने खबरदार भी कर दिया था कि रात को जंगली जानवर इस तरफ फिरते रहते हैं। जानवर नहीं, कोई इंसान था, मैंने कहा। वो हाथ अंदर डालकर दरवाजे का फीता खोलने की कोशिश कर रहा था। इस कबीले के लोग बज़ाहिर बहुत शरीफ लगते हैं, लेकिन किसी का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे तो डर लग रहा है, बिमला ने कहा। तुम कुछ याद करने की कोशिश करो हिम्मत सिंह। मैंने अभी तक उन्हें तुम्हारे और अपने बारे में कुछ नहीं बताया। ये लोग हमें टूरिस्ट समझ रहे हैं जो भटक कर इस तरफ निकल आए हैं। अगर इन्हें हमारी असलियत का पता चल गया तो न जाने हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। किसी मुहज़्ज़ब आबादी से सैकड़ों मील दूर अजनबी लोगों में घिरे हुए हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। अपनी यादाश्त को वापस लाने की कोशिश करो। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने बेबस इसे सर झटक दिया। बिमला मुझसे लिपट कर सिसकियां भरने लगी। मैं उसे अपने से अलग करने की बजाय उसका कंधा थपथपाने लगा। क्या होगा हिम्मत सिंह? उसने सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे सका। मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। रात का आखिरी पहर भी बीत रहा था। बिमला कभी उंगलियां लगती और कभी मेरे साथ लिपट कर सिसकियां भरने लगती। बाहर बातों की और चलने फिरने की आवाजें सुनाई देने लगी तो बिमला भी उठकर दरवाजे के करीब पहुंच गई। पहले उसने दरवाजे की चूड़ी में से झांक कर देखा, फिर चरमी फीते की गिरा खोल दी और दरवाजा खोल दिया। हवा के एक यख बस्ता झोंका झोंपड़े में दाखिल हुआ और मैं एक लम्हे को कपकपा उठा। दिन की रोशनी फैल चुकी थी। मशरकी पहाड़ों की बर्फपोश चोटियों पर सुर्खी फैल रही थी और फिर सूरज निकल आया और धूप की रूह पहली किरणें झोंपड़े के खुले हुए दरवाजे से अंदर तक पहुंचने लगी। बिमला एक कंबल लपेटकर दरवाजे के सामने धूप में बैठ गई। मैं भी दरवाजे से बाहर देखने लगा। बस्ती के लोग बेदार हो चुके थे। बस्ती में इधर उधर लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद थ्यूप हमारे झोंपड़े में आ गई। उसने वही रात वाला मुख्तसर सा लिबास पहन रखा था। घुटनों से ऊपर धोती की तरह लिपटी हुई चादर जिसके एक तरफ ऊपर तक चाक था और जिस्म के बालाई हिस्से पर भी उसका लिबास मुख्तसर था। इस वक्त मैंने पहली मर्तबा तवज्जो से उसकी तरफ देखा। वो बड़ी जानदार औरत थी। थ्यूब ने मुस्कुराकर पहले बिमला की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखते हुए कुछ कहा भी था। अल्फाज तो मेरी समझ में नहीं आ सके, लेकिन मफहूम वाज़ेह हो गया। वो यकीनन मेरी खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। जवाब में मैंने भी महज मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। थ्यूब ने बिमला को इशारा किया और बिमला उठकर उसके साथ चल पड़ी। झोंपड़े के खुले हुए दरवाजे से वो कुछ दूर तक मुझे नजर आती रही, फिर एक तरफ मुड़कर मेरी निगाहों से ओझल हो गई। उसके थोड़ी देर बाद 3-4 बच्चे दरवाजे के सामने आकर झोंपड़े में झांकने लगे। मैं उनके लिए अजूबा ही था। गुज़िश्ता शाम संबा ने बताया था कि इनकी ये बस्ती किसी भी मुहज़्ज़ब आबादी से सैकड़ों मील दूर है। कबीले के लोग इन ऊंचे पहाड़ों से कभी बाहर नहीं निकले। सिर्फ चंद लोग साल में एक मरतबा मवेशी और अनाज वगैरह लेकर किसी शहर में जाते हैं। ये कबीला आम गुजरगाह से भी मीलों दूर है। इस तरफ सियाहों की आमदोरफ्त भी नहीं है।
कभी कभार कोई भूला भटका स्याह इस तरफ आ निकलता है तो ये लोग उसे अजूबा ही समझते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद थ्यूब और बिमला वापस आ गई। वो दरिया की तरफ से आई थी। बिमला ने मुंह धो लिया था और वो टीन के एक डिब्बे में मेरे लिए पानी ले आई थी, जिसे उसने झोंपड़े के बाहर रख दिया था। थ्यूब बिमला को झोंपड़े के सामने छोड़कर चली गई। बिमला के इशारे पर मैं उठकर बाहर आ गया और डिब्बे से पानी लेकर मुंह हाथ धोने लगा, बल्कि बिमला मेरा मुंह धुला रही थी। हम वही झोंपड़े के सामने धूप में बैठ गए। उसके थोड़ी देर बाद थ्यूब हमारे लिए नाश्ता ले आई, जो कि रोटी, कहवा और याक का भुना हुआ गोश्त था। यही इन लोगों की खुराक थी। हम भी नाश्ता कर रहे थे कि सिम्बा और मुखिया वेद के साथ वहां पहुंच गए। मैंने नाश्ता छोड़ दिया। वेद ने मेरे सर की पट्टी खोली और दोबारा वही मरहम लगाकर पट्टी कस दी। सिम्बा ने शायद उसे मेरी याददाश्त के बारे में बता दिया था। पट्टी बांधकर वेद सिम्बा की तरफ से मुझसे कुछ बातें पूछता रहा। परेशान होने की जरूरत नहीं, उसने नरम लहजे में कहते हुए मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। अक्सर ऐसा होता है कि किसी हादसे के बायस याददाश्त खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा वक्ती तौर पर होता है। मुमकिन है किसी और मामूली हादसे से या कोई गैर मामूली बात याद दिलाने से तुम्हारी याददाश्त लौट आए। वेद और मुखिया चले गए, अलबत्ता सिम्बा वहां बैठा रहा। वो मुझे अपने इस तारांग कबीले के बारे में बता रहा था, जो इस तरह की छोटी छोटी चंद बस्तियों की सूरत में कुर्बा जवार की पहाड़ियों में फैला हुआ था। उसके कहने के मुताबिक ये कबीला सदियों पहले तिब्बत से हिजरत करके यहाँ आया था। ये लोग अगरचे बुनियादी तौर पर बुद्ध के पैरोकार थे, लेकिन इनके धर्म में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी थी, बल्कि बुनियादी तौर पर किसी धर्म का वजूद ही नहीं रहा था। इनके यहाँ किसी इबादत का तसव्वुर नहीं था। सिम्बा तकरीबन 2 घंटों तक वहां बैठा रहा, फिर मुझे लेकर बस्ती की सैर कराने लगा। ज्यादातर मर्द बस्ती से बाहर पहाड़ियों के दामन में खेतों पर चले गए थे। औरतें अपने अपने कामों में मसरूफ थी। तमाम झोंपड़ों के 2 दरवाजे थे, एक मशरक की तरफ और दूसरा मगरब की तरफ। इस तरह झोंपड़ों के अंदर भी हवा और रोशनी का माकूल इंतजाम था। झोंपड़े बहुत साफ सुथरे थे। फर्श की लिपाई पोताई का बहुत ख्याल रखा गया था। कई झोंपड़ों में तो औरतें अब भी गारे से फर्श की लिपाई कर रही थी। यूं तो तमाम झोंपड़े बड़े बड़े और कुशादा थे, ताम मुखिया का झोंपड़ा सबसे बड़ा था। बाज झोंपड़े अंदर से 2-2 या 3 हिस्सों में तकसीम थे। हर झोंपड़े के अंदर जरा हटकर पत्थरों से चूल्हे बने हुए थे और उनके करीबी डिब्बों या मुख्तलिफ बर्तनों में पानी भी रखा हुआ था। मैं जिस तरफ से भी गुजरता, औरतें मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखती और बच्चे तो मुस्तकिल हमारे पीछे लगे हुए थे। सिम्बा एक झोंपड़े के सामने रुक गया। ये थापा का झोंपड़ा है, उसने बताया। औरतों के हवाले से इसे इस बस्ती का सबसे अमीर शख्स समझा जाता है। इसके कब्जे में 5 औरतें हैं और वो सब की सब इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद है। बहर से उन 5 औरतों को देखने लगा जो झोंपड़े के अंदर और उसके आसपास अपने अपने कामों में मसरूफ थी, लेकिन उनका मालिक थाया नजर नहीं आ रहा था, जिसके बारे में सिम्बा ने बताया था कि वो किसी काम से सुबह ही सुबह पहाड़ों की दूसरी तरफ वाली बस्ती में चला गया है। वो पूरा दिन किसी गैर मामूली वाक़े के बगैर गुजर गया। बिमला ज्यादातर थयूब और दूसरी औरतों के साथ रही। शाम का अंधेरा फैलने से थोड़ी देर पहले बिमला झोंपड़े में आई तो उसके थोड़ी देर बाद सिम्बा भी आ गया। वो मैं एक और झोंपड़े में ले गया। बिमला ने आज उसे दिन में बता दिया था कि गुज़िश्ता रात किसी ने हमारे झोंपड़े का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी और शायद इसलिए सिम्बा ने हमारा झोंपड़ा तब्दील कर दिया। हमारा ये नया झोंपड़ा कदरे बड़ा था और उसके इर्द गिर्द दूसरे झोंपड़े भी थे। सिम्बा के ख्याल में इस गुंजान आबादी में हमें कोई परेशान करने की कोशिश नहीं करता। उस रात सिम्बा भी हमारे पास देर तक बैठा रहा। जाने से पहले उसने वादा किया था कि वो इस बात का ख्याल रखेगा कि आज रात हमें कोई परेशान करने की कोशिश ना करे। सिम्बा का कहना दुरुस्त साबित हुआ। उस रात कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया। सुबह नाश्ते के बाद मैं अकेला टहलता हुआ दरिया की तरफ चला गया। बिमला पे मामूल थयूब और बस्ती की औरतों के साथ थी। दरिया बस्ती से तकरीबन 100 गज के फासले पर था। मैं किनारे पर पहुंचकर झाड़ियों के साथ साथ चलता हुआ काफी दूर निकल गया। तकरीबन 1 घंटे बाद जब मैं वापस आया तो एक जगह कदे आदम झाड़ियों में सरसराहट सुनकर रुक गया और मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा। मेरा ख्याल था कि कोई जानवर होगा, लेकिन एक तरफ 2 औरतों को झाड़ियों से बरामद होते देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। वो दोनों ज़ीरी लिबास पहने हुए थी, जिस्म के बालाई से नीम बरहना थे। उन दोनों के हसीन होने में कोई शुबा नहीं था, लेकिन उनके ऊँटों पर मुस्कुराहट बड़ी खतरनाक थी। वो दोनों चल में मेरे चेहरे को तकती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। उनके खतरनाक इरादे बांपने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। उनके ऊँटों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो दोनों बाएं फैलाकर और कदरे झुककर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। उनका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी मुर्गे को घेरने की कोशिश की जा रही हो। मैं उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। इस वक्त मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी थी। सिम्बा ने मुझे अपने कबीले के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि इस कबीले की औरतें किसी वक्त इस कदर खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। उल्टे कदमों पीछे हटते हुए मेरा एक पैर पत्थर से टकरा गया। मैं लड़खड़ा कर रह गया। तवाज़ुन बिगड़ गया था। मैंने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका और पुश्त के बल जमीन पर गिर पड़ा। ये भी गनीमत था कि गिरते हुए मेरे दोनों हाथ जमीन पर टिक गए थे। वो दोनों खूनख्वार बिल्लियों की तरह मुझ पर झपट पड़ी।